गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। माई सेल्फ सी रौनक अग्रवाल और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़। एज यू ऑल नो, पार्ट 9 में हमने पढ़ा था कि जो प्रिंसिपल थे उनके बारे में हमने देखा था। जैसा कि आप जानते होंगे, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, उसके बाद हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, cooperation not individualism, and development of worker to their greatest efficiency and prosperity. Today is part 10। ये एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। दिस इज पार्ट 10 इन फैक्ट। ठीक है, तो ये है पार्ट 10 आपके क्लास का। तो पार्ट 10 में आज अपन देख रहे हैं कि साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर क्या हैं। मैं बताया था कि टेलर जो हैं वो साइंटिफिक टेक्निक और अप्रोच में ज़्यादा विश्वास करते थे और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना प्रिंसिपल और टेक्निक दिया था यहाँ पे। तो आज यहाँ पे अपने साइंटिफिक टेक्निक वैसे तो 10 है। 10 में से आउट ऑफ 10 वी विल डिस्कस दिस टू डेडिकेटेडली और क्लास विल बी फॉर दिस टू ओनली। क्या है फंक्शनल फॉर्मेनशिप एंड सेकेंड इज योर स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। दिस वन फंक्शनल फॉर्मेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम और कन्फ्यूजिंग भी है, कई बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है इसमें, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से ध्यान से अपन देखेंगे और आप भी इस चीज़ को डेडिकेटेडली ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बात हो रहा है फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक है, तो डायरेक्ट सीधा विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट में आता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है। कंपनी में दो डिवीज़न होते हैं, आप सब जानते हैं। इन कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज मेनली टू डिवीज़न। वैसे तो डिविजन्स बहुत होते हैं, लेकिन ग्रुप अगर अपने इसको बोलें, एक होता है प्लानिंग वाला ग्रुप और एक होता है ऑपरेशनल ग्रुप। तो कंपनी में दो ग्रुप होते हैं, एक होता है प्लानिंग और एक होता है ऑपरेशनल। प्लानिंग वाले ग्रुप का काम क्या होता है? प्लान करना, हर चीज़ का प्लानिंग वगैरह वो लोग करते हैं। वो लोग डेडिकेटेडली प्लान के ऊपर ध्यान देते हैं। जो बेसिकली जो बॉस लोग होते हैं, जो ओनर्स होते हैं कंपनी के, वो इस ग्रुप में फॉल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर ऑपरेशनल ग्रुप। ऑपरेशनल ग्रुप का क्या काम होता है? ऑपरेशनल वाले ग्रुप का काम ये होता है कि जो प्लानिंग में डिसाइड हुआ, जो प्लानिंग वाले ग्रुप ने डिसाइड किया, उस चीज़ को एक्शन में लेके आना, उस चीज़ को ऑपरेशन में लेकर के आना। ये काम किसका होता है? ऑपरेशनल ग्रुप का, राइट। तो देयर आर टू ग्रुप, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल ग्रुप, दो ग्रुप होते हैं। और इसमें फंक्शनल फोरमैनशिप का क्या रोल है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे टेलर का बोलना क्या है? टेलर ये बोलते हैं, ये दो डिवीज़न को सेपरेट करके रखिए, प्लानिंग को अलग रखिए और ऑपरेशन को अलग रखिए। तो यानी कि जो बंदा प्लानिंग कर रहा है वो ऑपरेशनल में ना हो और जो बंदा ऑपरेशनल में है वो प्लानिंग में ना हो। मान लीजिए यहाँ पे हैं मिस्टर राम और यहाँ पे हैं मिस्टर श्याम। ठीक है, तो राम जो है प्लानिंग में है, वो राम ऑपरेशनल में नहीं जाएगा, और श्याम जो है वो ऑपरेशनल में है, वो प्लानिंग में नहीं जाएगा। ठीक है, ये हुआ एक बात। उसके बाद अब फंक्शनल फोरमैनशिप में इन्होंने क्या बोला कि देयर शुड बी 8 एक्सपर्ट्स। ठीक है, 8 तो एक्सपर्ट होने चाहिए। ठीक है, देयर शुड बी 8 एक्सपर्ट। 8 एक्सपर्ट होंगे, 4 यहाँ 4 यहाँ। ठीक है, तो 4 4 करके दो ग्रुप होगा 8 एक्सपर्ट का, और ये 4 इस फील्ड के एक्सपर्ट माने जाएंगे, प्लानिंग के। इनको ऑपरेशन से कोई मतलब नहीं है। उसी टाइप से देयर विल बी 4 एक्सपर्ट ऑफ ऑपरेशनल। दीज विल नॉट मीन्स कंसर्न विथ प्लानिंग।
तो यहाँ के जो 4 एक्सपर्ट होंगे उनको प्लानिंग से कोई मतलब नहीं है, और यहाँ के 4 एक्सपर्ट जो हैं उनको ऑपरेशनल से कोई मतलब नहीं है। तो दोनों अलग अलग होने चाहिए। और एक्सपर्ट कैसा होना चाहिए? एक्सपर्ट ऐसा होना चाहिए कि वो इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, सुपरवाइज कर पाए, गाइड कर पाए, इंस्ट्रक्ट कर पाए। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, द एक्सपर्ट शुड बी इंटेलिजेंट, he should be smart, he should guide, and he should able to instruct also। ठीक है, तो ये क्वालिटी ऐसे इंसान में ही आएगा जो कि एक फील्ड का एक्सपर्ट हो। एक्सपर्ट तभी माना जाएगा ना वो एक फील्ड में वो उस चीज़ को उसका नॉलेज हो। ऐसा तो नहीं कि वो हर काम कर रहा है तो वो उस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं माना जाएगा, है ना। तो आप जानते हैं कि एक्सपर्ट जो होते हैं वो एक ही फील्ड के, उन लोगों को एक्सपर्ट मतलब उनका नॉलेज होता है, वो हर फील्ड के बारे में जानकारी नहीं होता है। अब जैसे डॉक्टर्स होते हैं वो एक्सपर्ट हैं मेडिसिन के। अब जैसे डॉक्टर्स में भी यू कैन फाइंड वेरियस टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स। एक होते हैं मेडिसिन डॉक्टर, स्किन के डॉक्टर अलग होते हैं, आई के डॉक्टर अलग होते हैं, और बोन्स के अलग होते हैं, है ना। ऑर्थोपेडिक अलग होते हैं, बोन्स के होते हैं, वो कार्डियोलॉजिस्ट अलग होते हैं। तो आप जानते हैं कि वो एक्सपर्ट हैं, वो एक ही फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, वो उनको हर चीज़ का नॉलेज नहीं होता है। तो एक्सपर्ट का मतलब भी वही होता है कि उसको एक ही चीज़ का नॉलेज हो। तो यहाँ पे टेलर भी वही बोल रहे हैं, क्योंकि ये साइंटिफिक अप्रोच फॉलो करते थे तो ये बोलते थे कि वो एक्सपर्ट एक ही फील्ड का होना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि वो जी 4 जन हैं वो प्लानिंग में भी हों और ऑपरेशनल में भी हों, ऐसा नहीं है। तो राम का ग्रुप में 4 जन, श्याम के ग्रुप में 4 जन, तो दोनों अलग अलग होंगे, पहला बात। दूसरा बात क्या बोला था उन्होंने, अब प्लानिंग ग्रुप में जो एक्सपर्ट होंगे उनका मैं नाम लिख देता हूँ। पहला नाम है रूट क्लर्क, सेकंड इज योर इंस्ट्रक्शन कार्ड clerk, third is time and cost clerk, time and cost clerk, और the fourth one is your disciplinarian, fourth one is यहाँ साइड लिख रहा हूँ, ठीक है, डिसिप्लिनेरियन। रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन, ये 4 एक्सपर्ट हुए किसके? प्लानिंग के। एंड अब 4 उधर के भी होंगे, यहाँ पे 4 एक्सपर्ट हैं। इनका जो नाम है वो है, पहले का नाम है गैंग बॉस। एक मिनट, गैंग बॉस। थोड़ा सा राइटिंग एडजस्ट कर लीजिए, एक्चुअली ये प्रेजेंटर है तो प्रॉपरली आई कांट एबल टू राइट हियर। गैंग बॉस, सेकंड इज योर स्पीड बॉस, थर्ड इज योर रिपेयर बॉस, ये एस है, ये जो जे टाइप दिख रहा है आपको ये एस है एक्चुअल में, ठीक है। एंड द लास्ट वन इंस्पेक्टर। तो अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 4 इस फील्ड के एक्सपर्ट और 4 इस फील्ड के एक्सपर्ट। प्लानिंग के अंदर में 4 लोग जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, ऑपरेशनल में 4 लोग जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, एंड बोथ आर एक्सपर्ट, ठीक है। तो इनको बोला गया है फोरमैन, ठीक है। इनको जो बोला गया है फोरमैन और सुपरवाइजर। सुपरवाइजर और फोन मोर और लेस सेम थिंग है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब आपका दिमाग में ये होगा कि ये जो
रूट क्लर्क हैं, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन। उसी तरीके से गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। तो ये जो हैं इनके अंडर में वर्कर्स आएंगे। ये खुद वर्कर नहीं, ये खुद काम नहीं करेंगे, ये हैं सुपरवाइज़र। ये दूसरे का काम को चेक करेंगे, ये खुद से काम नहीं करेंगे। ये ऑपरेशनल डिपार्टमेंट ज़रूर है, लेकिन ये सुपरवाइज़र हैं। जो आप जानते होंगे सुपरवाइज़र का काम ये होता है कि दूसरे का काम को चेक करना। दे दे डोंट डू ऑपरेशंस बाय देयर हैंड। वो खुद के हाथ से खुद वो काम नहीं करेंगे, बट वो दूसरे के काम को चेक करेंगे। उसी तरीके से प्लानिंग में भी ये जो फोरमैन हैं, सुपरवाइज़र हैं, ये काम को चेक करेंगे, ये खुद से काम नहीं करेंगे। ठीक है। सो लाइक दिस देयर विल बी 8 टाइप ऑफ एक्सपर्ट्स। ऐसा किसने बोला था? टेलर ने बताया था। और इसी को बोलते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं ये चार और ये चार, इनका काम क्या होता है वो थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं। अदरवाइज ये साइंटिफिक टेक्निक का मतलब ये था कि देयर विल बी 8 टाइप ऑफ एक्सपर्ट, 4 फॉर प्लानिंग एंड 4 फॉर ऑपरेशन। और एक्सपर्ट कैसा होना चाहिए? दे शुड बी इंटेलिजेंट, स्मार्ट, दे शुड एबल टू गाइड एंड इंस्ट्रक्ट ऑल्सो। ठीक है। तो रूट क्लर्क का मतलब क्या है? इज ए फोरमैन रेस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप डिसाइड करेगा। कौन? रूट क्लर्क। पहला कौन सा काम करना है, उसके बाद कौन सा करना है, तो ये रूट क्लर्क का काम है। सेकंड, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम क्या है? जनरल इंस्ट्रक्शन देना। नाम है ना, इंस्ट्रक्शन से शुरू है, तो इंस्ट्रक्शन, जनरल इंस्ट्रक्शन देना इसका काम है। थर्ड वन इज़ टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये टाइम फिक्स करेगा, देखेगा कि कितना टाइम लगना चाहिए, कितना कितना लग रहा है, स्टार्ट कब हुआ था, ख़त्म कब हो रहा है, तो ये सारा काम कौन करेगा? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। एंड द लास्ट वन इज़ डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन इज़ अ ओवरऑल आपका सारा कुछ देखेगा, डिसिप्लिन वगैरह चेक करेगा, और काम का परफॉर्मेंस वगैरह चेक करेगा, सिस्टमेटिक वे में हो रहा है कि नहीं, सारा कुछ चेक करेगा डिसिप्लिनेरियन। ठीक है। लाइकवाइज ऑपरेशनल में भी चार जो हैं एक्सपर्ट, उनका भी बता देता हूँ। फर्स्ट वन इज़ योर गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या करेगा? मशीन, टूल्स एंड अदर रिसोर्सेज को अरेंज करेगा सो दैट जो वर्कर्स आएंगे काम करने के लिए वो फटाफट से अपने काम पे लग जाएं। क्या अरेंज करेगा? मशीन, टूल्स वगैरह सारा कुछ को अरेंज करके रखेगा, सब मतलब फंक्शनल रखेगा, ताकि जो वर्कर्स आएंगे वो तुरंत काम पे लग जाएं। स्पीड बॉस का काम क्या है? स्पीड बॉस का काम ये है कि काम को जल्दी जल्दी करवा के जल्दी ख़त्म करवाना। स्पीड नाम है ना, नाम में ही लिखा हुआ है, तो स्पीड बॉस। थर्ड वन इज़ योर रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस यानी कि अब जैसे वर्कर मशीन में काम कर रहा है, तो देयर में भी चांसेस दैट मशीन विल बी worn आउट, मशीन ख़राब हो जाए, देयर दे रिक्वायर रिपेयर और मेंटेनेंस। इन दैट केस द रिपेयर बॉस विल डू दैट जॉब, और वो रिपेयर वाले काम में लगेगा। एंड द लास्ट वन इज़ योर इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का काम क्या है? इंस्पेक्टर का काम ये है कि वो इंस्पेक्ट करेगा। जैसे जो यहाँ पे डिसिप्लिनेरियन का काम है ओवरऑल हर चीज़ को चेक करना, उसी तरीके से इंस्पेक्टर का इस ऑपरेशनल लेवल में काम है कि इंस्पेक्ट करे हर चीज़ सही से चल रहा है कि नहीं, सिस्टमेटिक चल रहा है कि नहीं, वो सारा कुछ चेक करेगा इंस्पेक्टर। ठीक है। तो दिस वाज रिगार्डिंग योर डिस्कशन ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप। आई होप आपको बहुत समझ में आया होगा, और आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, और ये फंक्शनल फोरमैनशिप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, देयर शुड बी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। पहले अपन सीख लेते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में। शॉर्ट में लिखा है मैंने। हाँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं पार्ले जी बिस्किट का। ठीक है। आप पार्ले जी बिस्किट छोटा पैकेट से शुरू होता है। पहले हमारे टाइम में तो जो छोटा पैकेट होता था वो 3 रुपीज़ में आता था, अभी भी आता है, और बट उसका साइज छोटा हो गया है। ठीक है। तो ये पार्ले जी बिस्किट का एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं, से इसका कॉस्ट है ₹3। ठीक है। तो अब पार्ले जी 3 रुपीज़ में आता है। मैंने ये बिस्किट को
उड़ीसा में ख़रीदा, ठीक है, तो भी 3 रुपीज़ में ही मिल रहा था। मैंने खाया, बहुत अच्छा था, कोई ख़राबी नहीं था। सेकेंड टाइम मैंने इस बिस्किट को दिल्ली में ख़रीदा। जब मैं दिल्ली गया था टूर में, तो दिल्ली में मैंने इस बिस्किट को लिया, तो वहाँ पे भी मुझे 3 रुपये में ही मिला, वही टेस्ट, वही डिज़ाइन, वही सब कुछ सेम। फिर थोड़े दिन के बाद मैं मुंबई गया था घूमने, वहाँ पे भी मेरे साथ सेम बात हुआ, 3 रुपीज़ में बिस्किट मिला, वही टेस्ट, सारा कुछ। उसके बाद मैं कुछ दिन के बाद मैं केरल गया था। वहाँ पे भी वही हुआ मेरे साथ, 3 रुपये में पार्ले जी का बिस्किट मिला मुझे, और वही सेम टेस्ट, वही सेम प्राइस, वही सेम पैकेजिंग, सब कुछ वही था। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, आप में से कई स्टूडेंट्स पूछ रहे होंगे कि कई मुझसे पूछ रहे होंगे कि सर आप इतना घूमते कैसे हैं, और या फिर कई बोल भी रहे होंगे कि सर झूठ बोल रहे हैं। पर मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को समझाना आपको ये है कि मैं यही पार्ले जी का बिस्किट उड़ीसा में लूँ तो भी 3 रुपये में मिलता है, दिल्ली में लूँ तो भी 3 में मिलता है, मुंबई में लूँ तो भी वही 3 में मिलता है, केरल में भी लूँ तो भी वही 3 रुपीज़ में मेरे को ये बिस्किट मिलता है। 3 रुपीज़ का मतलब इसका मेरे को समझाने का मतलब ये है कि बिस्किट चाहे मैं कहीं पे भी खरीदूँ, सेम प्राइस में मुझे बिस्किट मिलता है। सो दैट मीन्स दिस देयर इज ए स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन किस में है, मतलब प्रोडक्ट के रिगार्डिंग पूरा स्टैंडर्डाइज्ड है कंपनी, तो प्रोडक्ट में स्टैंडर्डाइजेशन है, प्राइस में स्टैंडर्डाइजेशन है, जहाँ पे भी मैं उस चीज़ को खरीदूँ सेम प्राइस में मिलता है, और क्वालिटी टेस्ट वगैरह में भी है, टेस्ट में भी है और क्वालिटी में भी देयर इज स्टैंडर्डाइजेशन। इसके अलावा टेलर क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट तो स्टैंडर्डाइज होना ही चाहिए, साथ में क्या है, जो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो टूल्स होते हैं, जो मशीन होते हैं, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, वो भी स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, क्योंकि अगर टूल्स, मशीन और रॉ मटेरियल स्टैंडर्डाइज होंगे तभी प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन पॉसिबल है। मुंबई में वही मशीन यूज़ हो, वही टूल्स यूज़ हो, वही रॉ मटेरियल यूज़ हो, उड़ीसा में जो यूज़ हो रहा है वही मुंबई में हो, वही दिल्ली में हो, वही केरल में हो। अच्छा, एक नॉलेज वाला बात बताता हूँ, पार्ले जो है, ये बिस्किट का ओरिजिन कैसे हुआ, ये पार्ले एक जगह का नाम है मुंबई में, तो मुंबई से ये इस चीज़ का ओरिजिन हुआ, तो पार्ले जी जो बिस्किट है वो मुंबई से ओरिजिन हुआ। तो पहले मुंबई में आया, मुंबई में जो टेस्ट था वही उड़ीसा में मिलना चाहिए, वही दिल्ली में मिलना चाहिए, वही केरल में मिलना चाहिए। और ये पॉसिबल कब होगा, जब टूल्स सेम होंगे, मशीन सेम होंगे, रॉ मटेरियल सेम होंगे, और जो लेबर्स हैं, इवन लेबर्स जो जो काम कर रहे हैं बिस्किट बनाने में, उनको भी सेम टाइप का ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया हो, तभी स्टैंडर्डाइजेशन पॉसिबल है। ठीक है, सो दिस वाज द टेक्निक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन गिवन बाय टेलर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ कम्स द सिंप्लीफिकेशन। सिंपल सा टेक्निक है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये है कि क्लोज दोज प्रोडक्ट विच आर लेस इन डिमांड। सिंपल एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो इसका मतलब वही है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हैं, लेकिन आप देख रहे हैं उसमें से एक प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा कम बिक रहा है और उसका डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में टेलर बोलते हैं कि उस केस में सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए और उससे आपको फ़ायदा होगा, और उस प्रोडक्ट को आप बंद कर दीजिए, और जितने ज़्यादा प्रोडक्ट के वैरायटी होंगे उतना ज़्यादा आपको मशीन चाहिए, लेबर चाहिए, उतना रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो चीज़ एक बर्डन बन जाता है कंपनी के लिए। तो इन दैट केस आप उस प्रोडक्ट को बंद कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे एक डेयरी मिल्क का प्रोडक्ट आता था, डेयरी मिल्क का बबली, ठीक है, तो बबली आता था, वो प्रोडक्ट उतना ज़्यादा डिमांड में नहीं आया, आप में से कई बच्चे भी जानते होंगे, थोड़े समय के लिए वो साल भर के लिए आया था, उसके बाद उसका डिमांड उतना ज़्यादा नहीं है, तो यू वोंट फाइंड मच ऑफ द वैरायटी ऑफ बबली। ठीक है, बबली डेयरी मिल्क सिल्क का एक वैरायटी आता था, वो कंपनी ने उस चीज़ को सिंप्लीफाई करके उसको बंद कर दिया है। सिंप्लीफिकेशन टेक्निक वहाँ पे कंपनी ने यूज़ किया है और उस टाइप से उसने प्रोडक्ट को बंद किया है। तो दिस वाज द टेक्निक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन विच आई डिस्कस्ड, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। सो एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं आज के टेक्निक को। पहला हमने देखा था फंक्शनल फोरमैनशिप, उसके बाद हमने देखा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। फंक्शनल फोरमैनशिप में हमने ये सीखा था कि देयर शुड बी 8 एक्सपर्ट
आउट ऑफ द 8 4 शुड बी ऑफ प्लानिंग एंड 4 शुड बी ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो प्लानिंग वाले को ऑपरेशन से मतलब नहीं है एंड ऑपरेशन वाले को प्लानिंग से मतलब नहीं है, तो दोनों अलग अलग हैं। अंडर प्लानिंग देयर आर 4 एक्सपर्ट: रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, time and cost clerk, and disciplinarian. Likewise, there are 4 expert in uh, operation, that is gang boss, speed boss, repair boss and inspector. इन लोगों का काम क्या है ये हमने सीखा, और इसके साथ हमने ये सीखा कि ये एक्सपर्ट कैसे होने चाहिए। एक्सपर्ट स्मार्ट होने चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, उनको उस फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, वो गाइड कर पाना चाहिए वर्कर को और इंस्ट्रक्ट कर पाना चाहिए। इसके साथ ही मैंने ये भी बताया कि वर्कर्स जो हैं, वर्कर्स इन एक्सपर्ट्स में नहीं आते। इन एक्सपर्ट का काम क्या है? वर्कर्स को चेक करना, वर्कर से काम करवाना। सो दीज एक्सपर्ट्स आर ऑफ टाइप ऑफ सुपरवाइज़र, और सुपरवाइज़र और फोरमैन में लगभग सेम चीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क हमने देखा, जो कि आपका एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे। स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि जो प्रोडक्ट है वो ऑल ओवर इंडिया या फिर जितना भी उसका जहाँ पे भी वो प्रोडक्ट मिल रहा है वो देयर शुड बी स्टैंडर्डाइज। प्रोडक्ट के स्टैंडर्डाइजेशन के साथ साथ टूल्स भी स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, मशीन भी स्टैंडर्डाइज होने चाहिए, और रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर प्रोडक्ट शुड बी ऑल्सो बी स्टैंडर्डाइज। इसके साथ सेकेंड चीज़ इसमें सिंप्लीफिकेशन यानी कि जो प्रोडक्ट आपका कम चल रहा है उसको आप बंद कर दीजिए, उसका बर्डन आप कम कर लीजिए, क्योंकि हर प्रोडक्ट का अपना इन्वेंट्री है, टूल्स हैं, मशीन है, लेबर है, तो उससे आप छुटकारा पा सकते हैं और इससे आपके कंपनी का वर्कलोड कम होगा, आप दूसरी चीज़ों पे फोकस कर पाएंगे। एग्जाम्पल पे मैंने बताया था कि डायरी मिल्क का बबली है, जो कि साल भर पहले आया था, पर वो उसका डिमांड उतना ज़्यादा नहीं है, तो कंपनी ने उस प्रोडक्ट में सिंप्लीफिकेशन का यूज़ किया है। So this was regarding our today's discussion of part 10, principle of management, scientific techniques of Taylor. I hope you all enjoyed the video. If you really like this video, don't forget to press like button and subscribe my channel for getting such type of update. Thank you for watching this video. Have a nice day.